हम कई बार पतंजलि के योग सूत्र का संदर्भ दे चुके हैं। प्रथम चरण यम को छोड़ अब तक हम बाकी सभी चरणों के बारे में कह चुके हैं। यम में अवांछित प्रवृत्तियों को हटाने का उल्लेख है। यह ठीक वही है जो हम सफाई की विधि से करते हैं। ध्यान के द्वारा हम एक आंतरिक वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें अवांछित बीज पनप ही नहीं सकते, परंतु यह सफाई की विधि ही है जिसके द्वारा हम वहाँ मौजूद बीजों को झुलसा देते हैं और अंदर गहराई में जमी हुई जटिल जड़ संरचना को बाहर निकाल देते हैं। योग दर्शन में उन विचार बीजों को जो अवचेतन में पहले ही बोए जा चुके हैं संस्कार या छाप कहते हैं। क्या हर विचार अवचेतन में जाकर जड़ जमा लेता है और फिर छाप बन जाता है? मैंने पूछा। यह विचार का भावात्मक तत्व है जो जमता है, स्वयं विचार नहीं। दादी बोले, एक संस्कार आपकी भावनात्मक याद है। यह किसी विचार विशेष के साथ जुड़ा भाव है। हो सकता है कि चेतन स्तर पर हम उसे याद न रख पाए, लेकिन इसका भावनात्मक तत्व निश्चय ही हमारे साथ रहता है। अधिकांशतः वह भावनात्मक तत्व सुप्त रहता है। यह अवचेतन में छिपा रहता है, परंतु जब हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो इसी प्रकार की किसी भावनात्मक तत्व जैसी है, तो वह भावनात्मक स्थिति सक्रिय हो उठती है। इससे उस मूल विचार के समान ही विचार पैदा होते हैं जिससे यह वह भाव पहले से जुड़ा था। जब विचार और भावनाएं दोहराई जाने लगती है तो हमारी प्रतिक्रियाएं आदत बन जाती हैं। इस प्रकार हमारी भावनाएं संस्कार बनाती हैं जो अवचेतन में चले जाते हैं। मैंने कहा। हाँ, दादी ने कहा, लेकिन हर विचार से कुछ भावना जुड़ी होती है। अब उसमें कितनी भावना है यह केवल मात्रा का मामला है। यदि विचार के साथ जुड़ी भावना ज़्यादा तीव्र नहीं है तब भी उस विचार में कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक स्पर्श तो रहेगा। कोई भी विचार पूर्णतः तटस्थ नहीं होता। पूर्णतः तटस्थ होने का अर्थ है कोई भी विचार ना होना। यह शुद्ध अनुभूति और शुद्ध साक्षी भाव की दशा है। विचार की भावात्मक तीव्रता जितनी अधिक रहेगी उतना ही गहरा उसका अवचेतन प्रभाव होगा। वह संस्कार या छाप भी उतनी ही मजबूत होगी। हम प्राय विचार को मन से और भावना को हृदय से जोड़कर देखते हैं, परंतु मैं इसे हृदय मन क्षेत्र के रूप में देखना अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि बिना विचार के कोई भावना नहीं हो सकती और बिना भावना के कोई विचार नहीं। आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए एक समय ऐसा आता है जब हृदय पूर्णतः निष्पक्ष हो जाता है, जब इसकी कोई पसंद या नापसंद नहीं रह जाती, कोई प्राथमिकता या पूर्वाग्रह नहीं होते। तब जाकर मन सोच से परे जाकर मात्र एक साक्षी रह जाता है और वास्तविकता को सीधे महसूस करता है। अन्यथा तब तक हमारे विचार हमारे हृदय को प्रभावित करते रहते हैं और हृदय की गतिविधि मन में विचार उत्पन्न करती रहती है। मैंने पूछा, एक विचार की भावनात्मक मात्रा किससे निर्धारित होती है? अहंकार। दादी ने बोला, अहंकार स्वयं का बोध है, मैंपन का एहसास है। छापे बनाने में इसकी भूमिका को सही समझने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इस विषय से हटना पड़ेगा ताकि मैं अहंकार के विषय को गहराई से ले सकूं। जी हाँ, जरूर, मैंने कहा। ठीक है, दादी बोले, अहंकार का एकमात्र उद्देश्य आत्म संरक्षण करना है। यह समाप्त होने से डरता है, इसलिए यह लगातार स्वयं को सशक्त करने और बढ़ने के लिए कार्य करता है। अहंकार भी एक मज़ेदार चीज़ है। जब कोई पूछता है कि हम चीज़ों को कहाँ महसूस करते हैं तो हम हृदय की ओर इशारा करते हैं। जब कोई पूछता है कि हम चीज़ों को कहाँ सोचते हैं तो हम सिर की ओर इशारा करते हैं। अहंकार कहाँ है? यह वास्तव में कहीं भी विद्वान नहीं होता, फिर भी यह हमारे जीवन पर हावी रहता है, क्योंकि अहंकार किसी मूर्त रूप में विद्वान नहीं होता। यह अपनी स्थिति को उनसे सुरक्षित करता है जिन्हें वह अपनी संपत्ति मानता है। उदाहरण के लिए, आप एक बड़ा
मकान खरीदते हैं। आपका अहंकार कहता है यह मेरा है, यह स्वयं को उस संपत्ति के द्वारा नापता है। इस प्रकार यह स्वयं को अपने अस्तित्व की उपस्थिति महसूस कराता है। हालांकि संपत्ति का अर्थ केवल भौतिक सामग्री ही नहीं बल्कि हर उस चीज से इसका मतलब है जिसे अहंकार अपना मानने का दावा करता है। अहंकार कहता है मेरी राष्ट्रीयता, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी विचारधारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ वास्तव में आपकी है या नहीं। क्या कोई चीज़ वास्तव में हमारी है? यहाँ तक कि आत्मा भी हमारी नहीं है, परंतु अहंकार हड़प लेता है। यह किसी न किसी चीज़ से स्वयं की पहचान बनाता है, फिर उस पर अपना हक महसूस करता है। अब मेरेपन की इस अनुभूति का एक अतिरिक्त प्रभाव भी है। हम महसूस करते हैं कि कोई चीज़ हमारी है तो हम अपेक्षाएं पैदा कर लेते हैं। मेरा व्यवसाय सफल होना चाहिए, मेरा जीवन साथी आकर्षक होना चाहिए, मेरी कार आलीशान होनी चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यापार, जीवन साथी या कार की चिंता नहीं करते, परंतु जब आपका अहंकार शामिल हो तो आप अत्यधिक चिंता करते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं या बढ़ती हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। तो अहंकार के शामिल हुए बिना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती और इसलिए कोई छाप भी नहीं बनती। मैंने कहा, यह सही है। दाजी बोले, स्वामित्व के एहसास के कारण अहंकार को लगता है कि वह कुछ परिणामों का हकदार है। इसी के अनुसार तब वह प्रतिक्रिया करता है और छापें बन जाती हैं। याद रहे कि प्रतिक्रिया या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक, यह तो किसी के पक्ष में होती है या विपक्ष में। हर प्रतिक्रिया में या तो पसंद होती है या नापसंद, आकर्षण होता है या विकर्षण, इच्छा होती है या भय। तटस्थ प्रतिक्रिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि तटस्थ होने का अर्थ ही प्रतिक्रिया ना होना है। तो आप कह रहे हैं कि भावना अहंकार से आती है? मैंने पूछा। हाँ, भावना अहंकार से आती है, परंतु एहसास नहीं, दाजी बोले। भावना पक्षपातपूर्ण होती है। यह कुछ चीज़ों को तो पसंद करती है और कुछ को नापसंद, जबकि एहसास की कोई प्राथमिकता या पूर्वग्रह नहीं होते। यह उदार और स्वीकार करने वाली होती है, क्योंकि यह हृदय से आती है। अहंकार वश में हो जाए तो सच्चा एहसास स्वतः ही प्रकट होता है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमें आहत किए बिना नहीं छोड़ती। हमें हमेशा अपने प्रतिक्रियाओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है। वे हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं और भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओं के रूप में प्रकट होती हैं। और ये सब ABCD बिंदुओं के कारण होता है। मैंने कहा, वक्ष स्थल में 4 बिंदु हैं जिन्हें हम A, B, C और D कहते हैं। किसी प्रतिक्रिया के हम पर होने वाले प्रभाव को यही विचार बिंदु निर्धारित करते हैं। बिंदु A और B की खोज बाबूजी ने सन 1945 में की थी। C और D अभी हाल ही में प्रकाश में आए हैं। दादी का कहना है कि सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना के कई पहलू अब भी हमें प्रकट किए जा रहे हैं। सन 2015 में दादी ने सार्वजनिक तौर पर बिंदु C और D की स्थिति को प्रकट किया। इस